मेरा नाम सोनिया है। मेरी ज़िंदगी मामूली लड़कियों से बहुत अलग थी। यह शायद मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई थी। जब मेरे माता पिता जिंदा थे तब मेरी ज़िंदगी बहुत आसान थी, मगर उनके मरने के बाद तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही बदलकर रह गई थी। मेरे पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब मैं अपनी शादीशुदा मासी के घर पर रहती थी। मेरे पिता के रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते थे और उनके यहाँ जाना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। मेरे पिता मर गए तो माँ ने मेरी परवरिश की थी। वो पढ़ी लिखी थी और टीचर की नौकरी किया करती थी। मेरी नानी नहीं थी और ना ही मेरी माँ का कोई भाई था। नानी के मरने के बाद माँ ने मासी को अपने घर रख लिया था। मेरी माँ स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी और घर में भी बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। उन्होंने फैसला किया था कि वो अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह पालेंगी। मासी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर उनकी शादी माँ ने एक अमीर परिवार में करवा दी। मासी तो अपने घर में खुश रहने लगी, लेकिन जब मेरी माँ मर गई तो मैं अनाथ हो गई। सब लोगों को पता था कि इस शहर में एक मेरी मासी से ही मेरी रिश्तेदारी है। मैं उस समय 13 साल की थी, इसलिए उन्होंने मेरी जिम्मेदारी मेरी मासी को दे दी और मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मासी के घर आ गई थी। अब मैं यहाँ मासी के घर में रहती थी। मैंने नोटिस किया था कि जब से मैं मासी के घर में आई थी वो मेरे आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यहाँ तक कि उनके पति तो मुझे काफ़ी कुछ बुरा भला कह रहे थे। मेरी मासी बदल गई थी क्योंकि उनकी शादी अमीर घर में हुई थी, इसलिए अब उन्हें मैं गरीब लगती थी और बोझ भी। और फिर उनकी सास भी मुझे ताने दिया करती थी। मैं मासी के घर का सारा काम करती थी, उनके ताने सुनती थी, मगर फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता था। और वो दिन भी आ गया जब उन्होंने मुझे कई साल तक झेला और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुल्म किया। मौसा जी हमेशा उनसे कहते रहते थे कि अपनी भांजी को यहाँ से भेज दो, हम उसे कभी अपने साथ नहीं रखना चाहते। लेकिन फिर मासी ये सोचकर सब्र कर लिया करती थी कि इसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर मैंने भी इसे छोड़ दिया तो लोग मुझे बुराई देंगे। मगर अब मासी को लगता था कि उन्हें अपने पति की बात मानकर मुझे इस घर से निकाल देना चाहिए। मासी ने मुझे पकड़कर ज़मीन पर धकेल दिया और मेरे बाल खींच लिए और कहने लगी कि यहाँ से चली जा। तेरी वजह से कई सालों से मुझे बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हैं, लेकिन अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने रोते हुए मासी से कहा कि मासी, एक दिन आप भी तो अकेली थी, आपकी ही बहन ने आपको सहारा दिया था। अब मेरा भी तो वही समय आ गया कि आपको अपनी भांजी पर ख्याल नहीं आता। उन्होंने कहा कि मैंने तुम पर बहुत ख्याल कर लिया, और कितना ख्याल करूं? अरे मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ, मायके में नहीं रहती, जो तुम्हें एडजस्ट कर लेती। आज बहुत हो गया, तू यहाँ से चली जा। मुझे अपनी मासी पर बहुत भरोसा था। मुझे लगता था कि वो अपने पति और सास के कहने में ना आकर मुझे खुद से अलग नहीं करेंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं उन पर गर्व करती थी, लेकिन आज मुझे अपनी मासी अजनबी लग रही थी। उन्होंने कहा कि निकल जा मेरे घर से और कभी यहाँ लौटकर मत आना। देख तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिनके माता पिता नहीं होते उनका कोई भी नहीं होता। तेरे माता पिता जा चुके हैं। तेरी माँ ने मुझ पर एहसान किया था, लेकिन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुझ पर और एहसान नहीं कर सकती। मेरे रोने चिल्लाने पर मासी ने मुझे ज़बरदस्ती धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए थे, मेरी मजाक बनाने लगे थे, क्योंकि ये दूसरा मोहल्ला था। सब लोग कह रहे थे कि तुम्हें इसकी शादी कर देनी चाहिए, मगर मासी कहती थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। मैं नंगे पैर भागती चली गई, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों के सामने अपनी मजाक बनवाना नहीं चाहती थी। बस बहुत हो चुका था। मैं रोते रोते चलते चलते कहीं दूर जाना चाहती थी। मैं एक पुल के किनारे पहुंची, जहाँ पानी नीचे शोर मचा रहा था, जैसे मुझे पुकार रहा हो। मेरे दिमाग में बस यही सवाल था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे सहारा देगा। मेरे सर पर कोई छत नहीं है, रात कैसे गुजारूंगी। मेरी उम्र अब 18 साल हो गई थी। जिंदगी के 5 साल मेरी मासी के घर पर गुजरे थे, जहाँ मैंने उनका दिल जीतने की, उनके घर वालों को खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी कि ताकि वो मुझे कभी इस घर से ना निकाले। लेकिन जिस बात का मुझे डर था, मेरे साथ वही हुआ। मैंने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। मैं यहाँ से पानी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी, क्योंकि मेरा अब कोई सहारा नहीं था और मैं अब लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए मैंने पुल से नीचे कूदने के बारे में सोच लिया था
और मैं अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई थी, जैसे बस नीचे गिरने ही वाली हूँ। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे की तरफ धकेला। एक झटके से मेरी आंखें खुली और मैं ज़मीन पर गिर गई थी। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? ये एक जवान लड़की थी, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी, लंबे घने बाल वाली। वो मेरे पीछे खड़ी थी और उसने ही मुझे अपनी तरफ किया था। उसने मुझे ज़मीन से उठाकर सहारा दिया और कहने लगी, ये तुम क्या करने जा रही थी? उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैंने रोते हुए उसे अपनी कहानी बताई और कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? ऐसी हालत में मैं अपनी जान नहीं दूं तो फिर क्या करूं? उस लड़की ने कहा कि अच्छा, तो तुम बेसहारा हो, चलो मेरे साथ। मैं हैरान थी। न मैं इस लड़की को जानती थी, न वो मुझे जानती थी, मगर उसकी आवाज़ में ऐसी ताकत थी कि मैं इनकार न कर सकी और उसके साथ चली गई, बिना कुछ सोचे समझे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो मुझे काफ़ी दूर जाकर एक छोटे से और मजबूत से घर में ले आई थी। उसने कहा कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ अपने भैया के साथ रहती हूँ। उसका भाई घर पर नहीं था, मगर उस लड़की ने मुझे अपने घर में बिठाया, मुझे पानी पिलाया और मुझे रिलैक्स होने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अब बिल्कुल सही सलामत हो, अब कुछ मत सोचो, आराम करो। मैं सच में सुकून में आ गई थी। कई दिनों बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा था जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सुकून सिर्फ दिखावे का सुकून था। थोड़ी देर के बाद इस लड़की साक्षी का भाई पूरब घर में आया था, जो दिखने में काफ़ी अच्छा, लंबा चौड़ा और सुंदर था, मगर उसने एक नज़र भी मुझे नहीं देखा और वो फौरन दूसरे कमरे में चला गया। साक्षी ने मुझे बताया कि ये मेरे भैया हैं, मुझसे उम्र में पूरे 3 साल बड़े हैं। हम दोनों भाई बहन यहाँ अकेले रहते हैं, हमारे माँ बाप नहीं हैं, तुम भी हमारे साथ आराम से रह सकती हो। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई किसी की इस तरह से भी मदद कर सकता है। उसने कहा, लेकिन हमारे इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा। मैंने चौंक कर कहा कि कैसे उसूल? तो उसने कहा कि तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम हमारे घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि लोग अगर तुम्हें देखेंगे तो बातें बनाएंगे कि तुम कौन हो, और शायद हम किसी को ये यकीन नहीं दिला सकेंगे कि तुम हमारे घर में रहती हो। तो हमने तुम्हारी मदद की है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं मासी के घर नहीं जा सकती थी, सड़क पर भी नहीं रह सकती थी, और इस समय मुझे अपनी ज़िंदगी बचाने के अलावा और कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे लिए ये बेहतर था कि मैं उनके घर में आराम से रह सकती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर रहना मेरे लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा। ये घर कोई मामूली घरों के जैसा नहीं था, और सबसे बढ़कर इस लड़की का भाई वैसा नहीं था जैसा कि वो नज़र आता था। साक्षी ने अपने भाई की मुझसे बहुत तारीफ़ की थी, मगर मुझे उसका भाई बहुत अजीब लगता था। मैं यहाँ पर रुक तो गई थी, मगर यहाँ रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। अगले दिन साक्षी बाजार के किसी काम से घर से बाहर चली गई और मैं और उसका भाई पूरब घर में अकेले थे। वो मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। ये बात मुझे पता नहीं थी कि साक्षी घर में मौजूद नहीं है। मुझे उसके भाई से डर लग रहा था कि कहीं वो मेरा अकेले होने का फ़ायदा ना उठा ले, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और वो बिल्कुल खामोश था। शायद ऐसा बिहेवियर उसके नेचर का हिस्सा था। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं इस घर में रहकर इस घर के बारे में जानने लगी। ये एक पुराना मगर मजबूत सा मकान था। लंबा आंगन, ऊंची छत, लकड़ी के भारी भारी दरवाजे और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। इस घर के अंदर का माहौल किसी राज में लिपटा हुआ था। सबसे पहले अजीब बात ये थी कि साक्षी का भाई सबसे ज़्यादा समय घर से बाहर रहकर गुजारता था, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी तो वो सारी रात भी घर वापस नहीं आता था। उसे इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि घर में उसकी अकेली जवान बहन है, या फिर उसने अपनी बहन को मुझ जैसी अनजान लड़की के हवाले छोड़ दिया था। वो दिन निकलने से पहले ही घर से बाहर चला जाता था और उसके घर के अंदर आने का समय मैं अच्छी तरह से जानती नहीं थी। साक्षी भी मुझसे अब ज़्यादा बातें नहीं करती थी, ज़्यादातर घर के काम में ही लगी रहती थी। अगर मैं उससे कोई सवाल करती तो वो मुझसे नज़रें चुरा लिया करती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा कि तुम्हारे भाई कहाँ जाते हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती? मेरे इस सवाल पर साक्षी चौंक गई थी। फिर कुछ देर के बाद कहने लगी कि वो नौकरी करते हैं, उनकी डे और नाइट दोनों टाइम की ही ड्यूटी होती है, इसलिए वो बिजी रहते हैं। मैंने कहा, कैसी नौकरी? तो वो पहले तो कुछ सोचने लगी, फिर उसने फट से जवाब दिया कि मेरे भैया बॉडीगार्ड हैं।
लोगों की सुरक्षा करते हैं। ये जवाब मेरे सवालों को कम करने के बजाय बढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे साक्षी का भाई कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सवाल पसंद नहीं किए जाते। घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। मैंने कई बार उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, मगर वो हमेशा ही बंद होता था। एक बार जब साक्षी का भाई इस घर में मौजूद नहीं था, तो मैंने साक्षी से पूछा कि ये कमरा किसका है। उसके चेहरे पर एक मिनट के लिए डर की परछाई लहराई। उसने कहा कि तुम्हें इस कमरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम वहाँ पर मत जाना। उसके शब्द इतने सख्त थे कि मैं उससे और कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बढ़ चुका था कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो मुझे जाने से रोका जा रहा था। घर से बाहर तक तो ठीक था, लेकिन अब क्या मैं इस कमरे के पास भी नहीं जा सकती थी? रात को जब ये दोनों भाई बहन सो जाते तो किसी किसी समय मुझे उस कमरे से किसी के बातें करने की आवाज़ आया करती थी। वैसे भी अब मुझे इसी घर में रहना था, यही मेरे लिए एक आखिरी सहारा रह गया था। तो फिर यहाँ सच में 3 लोगों के अलावा भी और कोई है, या फिर ये सब कुछ मेरा वहम है? क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगता था जैसे कोई दरवाज़ा धीरे से बंद कर रहा हो। एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, मुझे अचानक ऐसे लगा जैसे बाहर कोई है। तो मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और आंगन में जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन तभी मुझे उस बंद कमरे के दरवाजे के पीछे रोशनी झिलमिलाती हुई नजर आई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये रोशनी वहाँ कैसे आई? क्या कोई अंदर था? मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगा दिए। अंदर धीमे धीमे कोई बात कर रहा था। मैंने दरवाजे को धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई आहट हुई तो मैं घबराकर पीछे हट गई और उसी समय रोशनी बंद हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये घर सच में कुछ छुपा रहा था। अगले दिन पूरब घर वापस आया तो मैंने महसूस किया कि वो मुझे गौर से देख रहे हैं, जैसे मेरे दिमाग के अंदर झांक रहे हों। उनकी आंखों में कुछ था जो मुझे धमकी दे रहा था। आज पहली बार उन्होंने मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा कि तुम बार बार इस कमरे की तरफ मत आया करो। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो जानते थे कि मैंने कल रात को कुछ सुना था। ये घर, ये दोनों भाई बहन और ये बंद कमरा मुझे काफ़ी परेशान करता था, और मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा यहाँ पर रहना कोई मामूली सी बात नहीं है। ज़रूर इन लोगों ने मुझे किसी न किसी मकसद से अपने घर में जगह दी है। ये दोनों भाई बहन भी वो नहीं थे जो मुझे नज़र आते थे। मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। मैं जितना उस घर के राजों से बचने की कोशिश करती थी, उतनी ही उनमें उलझती जा रही थी। बंद कमरा, पूरब जी का रातों को घर से बाहर रहना और फिर घर में किसी की आवाज़ आना, और इन दोनों भाई बहन का सख्त बर्ताव, सब कुछ मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा कर रहा था। मगर सबसे बड़ा झटका मुझे उस दिन लगा जब मैं पूरब जी की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा, वैसे भी सारा दिन साक्षी को घर में बहुत सारे काम होते हैं, मैं उनके कमरे की जाकर सफाई कर आती हूँ। जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई और मैंने सफाई लगाने के लिए झाड़ू बेड के नीचे डाली, तो बेड के नीचे से एक ऐसी चीज़ निकली जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे मैंने गौर से देखा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी एक ज़ोरदार चीख निकलने वाली थी, मगर मैंने खुद पर काबू कर लिया। ये क्या था? ये कैसे मुमकिन था? मेरे शरीर में कपकपाहट जारी हो गई थी। मैंने इधर उधर देखा, कहीं किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया, लेकिन घर में पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ नहीं पूछना चाहिए। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने अपना काम जारी रखा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था। शाम को मैंने साक्षी पर गौर किया। मैंने महसूस किया कि वो कुछ उलझी हुई लग रही थी, जैसे उस पर किसी चीज़ का दबाव बना हुआ हो। कहीं वो जानती तो नहीं थी कि मैंने बेड के नीचे वो चीज़ देख ली थी। मेरी नज़र बार बार उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक साक्षी ने गौर से मेरी तरफ ध्यान दिया और कहने लगी कि सोनिया, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है? शायद वो मेरी परीक्षा ले रही थी। मैंने खुद को संभाला और धीरे से कहा कि जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। साक्षी ने मुझे गौर से देखा, जैसे मेरे चेहरे से सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर कहने लगी कि यहाँ ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोनिया, यहाँ जो भी देखा करो उसे भूल जाया करो, और जो सुनो उस बात पर ध्यान मत दिया करो। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे ज़रूर यहाँ पर सब कुछ अजीब व गरीब लग रहा था। मगर इन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी हुई थी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
फिर कभी कभी मैं ये भी सोचती थी कि कहीं इनका मेरी मदद करने का इरादा गलत तो नहीं, किसी गलत जगह तो नहीं आ गई मैं, या किसी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार तो नहीं होने वाली हूँ। बस यही सोचकर मेरे दिमाग में ढेर सारे शक पैदा हो जाते थे। मैंने नोटिस किया था कि पूरब जी हमेशा खामोश रहते थे और मैं हमेशा उनकी खामोशी में एक अजीब सा खतरा महसूस करती थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे दिमाग में वही नज़ारा बार बार घूम रहा था। बेड के नीचे वो चीज़, ये घर के लोग, ये राज, ये सब मुझे एक गहरे अंधेरे में धकेल रहे थे। मैं फंस चुकी थी। मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं भागकर कहाँ जाती, और यहाँ से बाहर मैं निकल नहीं सकती थी क्योंकि मुझे साक्षी ने सख्ती से मना किया था, और फिर मेरे पास कोई ऐसा सबूत भी तो नहीं था जिसको पेश करके मैं इनसे कोई शिकायत करती, या मुझे साफ साफ किसी हकीकत का पता हो। सिर्फ एक चीज़ देखने से कुछ भी नहीं सोच सकती थी, मगर इतना ज़रूर था कि जो कुछ भी हो रहा था वो मामूली नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो मैं जानकर ही रहूंगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो कमरा जो हमेशा बंद रहता था, मैंने पहले भी कई बार उसके बारे में सोचा था, मगर अब उसकी अहमियत मेरे लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। शायद जो कुछ मैंने बेड के नीचे देखा था उसका संबंध ज़रूर उस कमरे से था। साक्षी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं उसके कमरे के पास भी न जाया करूं, मगर जब मुझे किसी चीज़ से रोका जाता मुझे उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता था। रात के समय जब पूरब जी घर से बाहर थे और साक्षी भी अपने कमरे में मौजूद थी, मैं चुपके से अपने बिस्तर से उठी और धीरे धीरे चलती हुई कमरे के करीब पहुंच गई थी, जहां हमेशा रात के समय रोशनी नजर आती थी और कभी कभी किसी से बात करने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कान लगाकर दरवाजे से बाहर आने वाली बातों को सुनने की कोशिश की। कुछ समय तक तो मुझे खामोशी सुनाई दी, लेकिन फिर उसके बाद धीमी धीमी आवाज़ आने लगी तो मुझे यकीन हो गया था कि ज़रूर अंदर कोई बातें कर रहा था। मैंने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, मगर ये बंद था, जो हमेशा से ही बंद होता था। लेकिन आज मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं वहाँ कुछ देर तक खड़ी रही, मगर अचानक अंदर से एक आहट हुई, जैसे किसी ने दरवाजे के करीब आकर कदम रखा हो। मेरा दिल तो धक से रह गया था और मैं फौरन वहाँ से हटकर अपने कमरे की तरफ आ गई थी। अगले दिन जब नाश्ता करते समय मैं साक्षी के बराबर में बैठी थी तो मैंने महसूस किया था कि वो मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। कहने लगी कि सोनिया, तुम रात कहाँ थी? उसकी बात पर मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, मैं तो कहीं भी नहीं थी, मैं अपने कमरे में थी। साक्षी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है और हमारे इस घर में रहना है तो हद में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे घर में रहने के भी कुछ उसूल हैं, तुम्हें उनको फॉलो करना पड़ेगा। मैं हैरान हुई कि आखिर ये कमरा किसका था। ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। उस कमरे में आखिर क्या था जो मुझसे छुपाया जा रहा था? क्या वहाँ पर कोई था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मामूली लोगों के लिए नहीं थी? मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना मुझे चुकानी पड़े। उस घर में कुछ ऐसा था जो मेरी समझ से बाहर था, और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पूरब जी ऐसी भी कौन सी नाइट ड्यूटी करते थे कि एक दिन की भी उनकी छुट्टी नहीं होती थी। मैंने अब तक उन्हें दिन में भी बहुत कम देखा था। वो दिन निकलने से पहले ही घर से निकल जाते थे। मैंने साक्षी से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि उसके भाई कहाँ जाते हैं, लेकिन उसका एक ही जवाब होता था कि वो नौकरी करते हैं। एक रात जब मैं सोने के लिए लेटी हुई थी तो मुझे दरवाजे की आवाज़ महसूस हुई। मैंने अपने कमरे के बाहर आकर देखा तो पूरब जी धीरे से घर के बाहर निकल रहे थे। मैंने दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाया कि अपने ही घर में भला ऐसे चोरी चुपके घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा पहली बार नहीं था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनका पीछा करके देखूंगी कि वो कहाँ जाते हैं। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और अपने मुंह को अच्छी तरह से ढक लिया था और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उनके कदमों की आवाज़ सुनने की कोशिश की। वो अपने ही घर के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। जैसे कि वो घर से बाहर निकले तो मैं भी उनका पीछा करते हुए निकल गई थी। गली सुनसान थी और पूरब जी तेज कदमों से चल रहे थे और मैं उनका पीछा करते हुए पीछे पीछे चल रही थी। वो गलियों में मुड़ गए और एक ऐसी जगह चले गए जहां पर मामूली लोग नहीं जाया करते थे, शहर के पुराने शमशान घाट की तरफ। इस समय पूरब जी शमशान घाट में क्या करने जा रहे थे? मेरा मन कर रहा था कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं जानना चाहती थी
कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने एक झाड़ी के पीछे खड़े होने का फैसला किया ताकि यहाँ से देख सकूं। पूरब जी को वहाँ कुछ लोग मिले। वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मुझे ज्यादा तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन पूरब जी उन आदमियों से कह रहे थे कि हमें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। क्या वो किसी को मारने की साजिश कर रहे थे? मुझे तो डर लगने लगा था। मैं वहां से पलटने ही वाली थी कि अचानक पूरब जी की नज़र मेरी छुपने की जगह पर पड़ गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैं शॉक्ड खड़ी रह गई। लेकिन पूरब जी ने मेरी तरफ से नज़र हटा ली और दोबारा अपने आदमियों के साथ बातों में बिजी हो गए थे। ये मेरा मौका था। मैं धीरे से पीछे हटी, दीवार के साथ लगकर अंधेरे में शामिल होने की कोशिश की और फिर तेजी के साथ घर की तरफ वापस आ गई। वापस पहुंचकर मैंने दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मेरी सांस जोर जोर से चल रही थी। ये सब क्या था? पूरब जी किस काम में शामिल थे? मैंने जो कुछ शमशान घाट में सुना वो किसी घिनौने जुर्म का इशारा था। अब मैं और खामोश नहीं रह सकती थी। मुझे इस राज को खोलना था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ज़रा भी गलत कदम उठाया तो इस घर में मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। शमशान घाट में जो कुछ मैंने देखा और सुना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। मैंने पूरब जी को हमेशा एक खामोश और सीधे और सुलझे हुए इंसान के रूप में देखा था, मगर जो कुछ मैंने आज अपनी आंखों से देखा था वो किसी भी तरह एक शरीफ इंसान की जैसी नहीं लग रही थी। ये काम खत्म होते ही हमें अगले काम की तैयारी करनी है। ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मैं अपने कमरे में छुपकर बैठी हुई थी। सुबह सवेरे पूरब जी घर के अंदर दाखिल हुए थे। मैंने दबे कदमों से जाकर दरवाजे के बाहर झांका। पूरब जी ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और अलमारी में रख दिए और फिर फ्रेश होने के लिए चले गए। यही मौका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और धीरे से उनके कमरे में दाखिल हो गई। मैं इस अलमारी के पास पहुंची जिसमें उन्होंने अभी अभी कागजात रखे थे। मैंने जल्दी से अलमारी खोली। मैंने कांपते हुए हाथों से कागजात बाहर निकाले और उनको गौर से देखा। ये एक लिस्ट थी जिसमें हर नाम के साथ एक तारीख लिखी हुई थी और कुछ नामों के आगे निशान लगे हुए थे जैसे वो पूरे हो चुके हों। मैंने कुछ नामों को ध्यान से पढ़ा और फिर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये वही नाम थे जो पिछले कई महीनों से लापता हो चुके थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने जल्दी से फाइल बंद कर दी, लेकिन पीछे से ही एक आवाज आई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सोनिया? साक्षी अपने भाई के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में गुस्सा और डर साफ नजर आ रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि ज्यादा समझदारी मत दिखाओ? मैंने कहा कि मैं तो सफाई कर रही थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा कि सोनिया, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इन चीज़ों से दूर रहो। हम नहीं चाहते कि हम तुम्हें अपने घर से निकाल दें और तुम दोबारा से दर दर की ठोकरें खाओ। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे समझने की चीज़ नहीं है। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन ये नाम, ये लोग कौन है जो इस लिस्ट में मौजूद हैं? साक्षी ने गहरी सांस ली, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं सकी। उसने कहा कि बस इतना जान लो कि ज्यादा जानकारी तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। पूरब भैया जो कुछ करते हैं वो सब उनकी ड्यूटी है। इतना कहकर वो जाने लगी और साथ साथ मुझे भी कहा कि तुम भी यहाँ से जाओ और अपने कमरे में बंद हो जाओ। मैं समझ गई थी कि ये दोनों भाई बहन जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरी जान को तो खतरा नहीं है। ये बात अब साफ हो चुकी थी कि मैं एक ऐसे खेल का हिस्सा थी जो मेरी समझ नहीं आ रहा था। ये घर, ये लिस्ट और वो बेड के नीचे रखी चीज़ और शमशान घाट की मुलाकात, ये सब किसी न किसी तरह आपस में जुड़ा हुआ था। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये थी कि मैं उनके राज के बहुत करीब पहुंच चुकी थी और शायद ये मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मैंने पूरब जी के कमरे में जो लिस्ट देखी थी वो मामूली नहीं थी। ये वही नाम थे जो लड़कियां हाल फिलहाल में लापता हो चुकी थी। और सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि उन नाम के साथ अलग अलग तारीखें मौजूद थीं। कुछ तारीखें निकल चुकी थी तो कुछ आने वाली थी। क्या उन नामों के आगे निशान लगने का मतलब ये था कि ये लोग मर चुकी थी? मेरा दिमाग आउट हो चुका था। साक्षी ने मुझे वार्निंग देती थी, जैसे वो मुझे आगे और सवाल करने से रोक देना चाहती हो। वो बार बार मुझसे यही कहती थी कि तुम जो कुछ भी देख रही हो उस पर विश्वास मत करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानने का मतलब मौत होता है। उनके शब्दों ने मुझे डरा दिया था। मगर वो बंद कमरा, उसमें आखिर क्या है? ये सुनकर साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ देर खामोश रही,
जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उस कमरे के करीब भी मत जाना। मैंने फैसला कर लिया था कि अब किसी भी कीमत पर मैं उस बंद कमरे के अंदर झांक कर देखूंगी। वो दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था, लेकिन उस रात जब सब सो गए तो मैं धीरे से कमरे के करीब पहुंची। मैंने दरवाजे के हैंडल को धीरे से घुमाने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैंने मायूसी से पीछे हटने का सोचा, मगर फिर मेरी नज़र नीचे पड़ी जहां से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। दरवाजे के पीछे कोई और था। मैंने अपने कान दरवाजे से लगा दिए। कोई हल्की हल्की आवाज़ में कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था कि आखिर ये किसकी आवाज़ थी। क्या कोई अंदर था? ये ख्याल ही मेरे शरीर को कपकपाने के लिए काफ़ी था। मैंने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा ज़्यादा था। और फिर अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और मुझे लगा कि जैसे कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने तेज़ी से पीछे हटकर अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। अगले दिन पूरब जी बहुत सीरियस लग रहे थे। उनकी नज़र बार बार मुझ पर उठ रही थी, जैसे वो मेरे दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हों। शायद उन्हें पता था कि मैं रात को उस बंद कमरे के करीब गई थी। मुझे लगा कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने ही वाले हों, लेकिन फिर वो खामोशी से चले गए। ये बात साबित हो गई थी कि उस घर में कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा था जिसे छुपाया जा रहा था, और सबसे बड़ी सच्चाई उस बंद कमरे में दफन थी। मेरे लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। मैं जितना सच्चाई के करीब पहुंच रही थी, उतना ही मेरे लिए खतरा बढ़ रहा था। उस बंद कमरे में कैद इंसान वही था। मुझे मारने की तैयारी की जा रही थी। मैंने एक फैसला कर लिया कि मैं उस बंद कमरे के अंदर जाकर हकीकत जानकर ही रहूंगी। मुझे डर लग रहा था। मैंने उस लिस्ट में मौजूद नामों को देखा था और शमशान घाट में पूरब जी को बातें करते समय भी ये सुना था कि कमरे के अंदर कोई मौजूद है जो वहां से निकलना चाहता है। अगली रात मैंने महसूस किया कि पूरब जी अब सावधान हो चुके थे। वो मुझ पर पहले से ज्यादा गहरी नजर रख रहे थे, जैसे उन्हें मुझ पर शक हो गया हो। मैंने अपनी हरकतों को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने कोई भी गलत कदम उठाया तो मेरी जान को जरूर खतरा हो सकता था। साक्षी का भी बर्ताव मेरे साथ बदलने लगा था। वो अब खामोश हो गई थी और मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। मैं जब भी उनसे कोई बात करने की कोशिश करती तो वो बात को ख़त्म कर दिया करती थी, लेकिन मैंने उनकी आंखों में कुछ और भी देखा था। वो भी कुछ जानती थी, मगर बताने से घबरा रही थी। उस रात जब पूरब जी घर से बाहर गए तो मैं फ़ौरन ही मौका देखकर उस बंद कमरे के बाहर चली गई और मैंने दरवाजे के हैंडल को धीरे से दबाया। दरवाज़ा हर बार की तरह बंद था, लेकिन आज मैं खाली हाथ वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। अचानक मेरी नज़र दीवार के एक हिस्से पर पड़ी जो बाकी दीवारों से बहुत अलग था। ये जगह थोड़ी सी अंदर धंसी हुई थी, जैसे कोई खुफिया दरवाज़ा हो। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मैंने धीरे से उस दीवार को दबाया और मैं हैरान हो गई कि वो थोड़ी सी हिली। फिर पता चला कि यह खुफिया दरवाज़ा था। मैंने और दीवार को दबाया तो फिर मेरे सामने एक खुफिया रास्ता और खुल चुका था जो बंद कमरे के अंदर जाता था। मेरी सांस रुकने लगी और मैं डर रही थी, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाया और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक बदबू ने मेरा स्वागत किया। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, सिर्फ एक छोटे से बल्ब की रोशनी जगमगा रही थी। और तब मैंने वो नज़ारा देखा जो मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख गया था। कमरे के कोने की तरफ एक औरत बैठी हुई थी, जंजीरों में जकड़ी हुई। वो बेहद कमज़ोर लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा डर और बेबसी का पता दे रहा था। उसने कपकपाते हुए मुझसे कहा कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। शायद अंदर कोई आ रहा था। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या होगा? कमरे के अंदर जंजीरों में कैद औरत ने भी मेरी तरफ देखा, जैसे वो मुझे इशारा कर रही हो कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। बाहर कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी। पूरब जी मेरे करीब आ रहे थे और मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने जल्दी से खुफिया दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और जैसे तैसे उसे बंद कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया और वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिल अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। इस घर में रहते हुए मैंने जितना भी समय अभी तक गुजारा था और एक एक खतरनाक लम्हों के बारे में सोचा था, तो यही सब कुछ सोचकर मुझे डर लगने लगा। इन लोगों का मेरी मदद करना और मुझे अपने घर में पनाह देना, ये सब कुछ गलत था। मैं जानती थी कि जब तक मैं इस राज को नहीं खोलूंगी, मैं सुकून से नहीं जी सकूंगी।
मैंने एक बार फिर से साक्षी के बर्ताव पर गौर करना शुरू किया। वो हमेशा चुपचाप अपने कामों में बिजी रहती थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस कमरे के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करूंगी। मैं अगली रात फिर से उस कमरे में गई और उसी तरीके से मैंने उसको खोलने की कोशिश की जैसे उस रात खोला था। दरवाज़ा खुल गया था और मैं इधर उधर गई। मुझे पता चला कि ये कमरा तो हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन ये पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर एक और बंद दरवाज़ा था। मैंने सोचा कि मैं इसे खोलकर तो देखूं, क्योंकि मुझे अभी और जानकारी चाहिए थी। मैंने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने खुफिया दरवाजे से निकलने की कोशिश की। मैंने दीवार को धकेलकर बंद कर दिया। अब मैं बंद कमरे के अंदर मौजूद थी, लेकिन पूरब जी को थोड़ा भी शक हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो मेरा अंजाम कुछ भी हो सकता था। उनके कदमों की आवाज़ दरवाजे के करीब आकर रुकी और कहने लगे कि यहाँ कौन है। उनकी आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई थी। मुझे डर लग रहा था। मेरे पास समय कम था। मैंने दीवार के साथ लगकर सोचा कि मैं यहाँ पर रुकूं या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करूं। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि अगर मैं आज रुक गई तो शायद कभी सच्चाई जान ही ना पाऊं। और सबसे बड़ा सवाल कि बेड के नीचे मैंने जो देखा था उसका इस सबसे क्या ताल्लुक था। मुझे डर लगने लगा जब पूरब जी के कदमों की आवाज़ दरवाजे के बिल्कुल करीब आकर रुकी। मैंने जल्दी से कोई छुपने की जगह तलाश की। एक तरफ एक पुरानी सी अलमारी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे छुप गई। पूरब जी ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो किसी से बातें कर रहे थे कि यहाँ कोई और भी है क्या? तुमने कुछ सुना? आखिर वो किससे बातें कर रहे थे? अब तो मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा था और साथ साथ मुझे डर भी लग रहा था। मैंने धीरे से दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मेरा हाथ पीछे वाले दरवाजे पर पड़ा, मेरा दिमाग खामोश हो गया। ये दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। ये वही दरवाज़ा था जिसे मैंने पहले देखा था, जो बंद कमरे के अंदर किसी और जगह को जाता था। कुछ समय के बाद पूरब जी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वो पीछे हट रहे हों, ये कहते हुए कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब हमें ज़्यादा सावधान रहना होगा। उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होने लगी। मैं फ़िलहाल तो बच गई थी, लेकिन ये साफ था कि उन्हें किसी न किसी चीज़ का शक हो चुका था। जब उनकी मौजूदगी मुझे महसूस नहीं हुई तो मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा खोल कर देखा, जहाँ कागजात और पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन एक चीज़ ने मेरा सांस रोक दिया, वही फाइल जिसमें वो नाम दर्ज थे। मैंने जल्दी से वो फाइल निकाली और अगले पेज पर नज़र दौड़ाई। मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। एक नई तारीख दर्ज थी। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने दरवाजे को धीरे से धकेला तो वो खुलने लगा। मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे मैं किसी और ही दुनिया में जाने वाली थी। पूरब जी का दरवाजे पर आना मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। मेरे हाथों में फाइल थी और मेरे सामने बेड के नीचे खून से सनी हुई एक चादर रखी हुई थी, जिसे देखकर मैं कई दिनों से डरी हुई थी। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि क्या पूरब जी कातिल हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, तो तुमने सब कुछ जान लिया सोनिया? उनकी सख्त आवाज़ ने मुझे डरा दिया था। ये सब क्या है? आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आना शुरू कर दिया और उनके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही नरमी, बस एक अजीब सी सीरियसनेस थी, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। उन्होंने कहा कि तुम गलत चीज़ों पर ध्यान दे रही हो सोनिया। जो तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और हर दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती। मगर ये नाम, ये लापता लोग और ये खून और वो औरत कहाँ गई जिसको मैंने जंजीरों में बंधा हुआ यहाँ पर देखा था? मैंने पूरब जी से घबराते हुए शब्दों में कहा तो उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया। मैंने कमरे की तरफ इशारा किया था। पूरब जी कुछ समय के लिए खामोश हो गए, फिर गहरी सांस लेकर कहने लगे कि तुम्हें आज सब कुछ पता चल जाएगा सोनिया, मगर शर्त यह है कि मुझ पर भरोसा करोगी और मेरे साथ चलोगी। मैं घबरा गई और मैंने अजीब नज़रों से उन्हें घूर कर देखा। उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ इस बंद कमरे के दरवाजे के पीछे। मेरे कदम फौरन ही पीछे हट गए थे। मैंने कहा, मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? मुझे आप दोनों भाई बहन बड़े ही अजीब लगते हो। उन्होंने कहा, सोनिया, अगर हम लोग तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहते तो अब तक पहुँचा चुके होते। हमने सच में तुम्हारी मदद की है, तुम्हें अपने घर में पनाह देकर, मगर सच्चाई तुम्हें खुद देखनी होगी। मेरे पास दो रास्ते थे। मैं भागने की कोशिश करती, मगर पूरब जी मुझे रोक सकते थे। मैं उनके साथ जाती और खुद देखती कि आखिर वो क्या छुपा रहे थे। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि अगर वो सच में मेरे साथ कुछ गलत कर दें। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और ख़ुद को मजबूत साबित करने लगी। दिमाग में अभी भी यही था कि ये कोई ख़तरनाक साजिश है,
लेकिन अगर मैं सच नहीं जानती तो मैं हमेशा शक में रहती। मैंने हिम्मत करके सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। पूरब जी आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला। तब जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैंने खुद को एक अंधेरी सी सुरंग में पाया था। एक पुराने तहखाने जैसी जगह थी, मगर यहाँ पर हर चीज़ बड़े ढंग से रखी गई थी। दीवारों पर चार्ट और मैप लगे हुए थे और एक तरफ लोहे का संदूक रखा हुआ था। ये कोई आम जगह नहीं थी। मैंने पलटकर पूरब जी की तरफ देखा और कहा कि ये कौन सी जगह है। उन्होंने धीरे से कहा कि ये वो जगह है जहाँ सच छुपा हुआ है। मैंने चारों तरफ गौर से देखा और फिर एक ऐसा नज़ारा मुझे दिखाई दिया जो मुझे हैरान कर गया था। सामने कुछ औरतें और बच्चे बैठे हुए थे। वो सब जिंदा थे। मेरे दिमाग में तो ये था कि पूरब जी लोगों को जान से मार रहे थे, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। ये सब लोग डरी हुई हालत में थे, मगर उनके चेहरे पर अजीब सी बेफिक्री थी, जैसे वो किसी खौफनाक हकीकत से बचकर यहाँ आए हो। ये लोग कौन थे? क्या ये वही लोग थे जो लापता लोगों की लिस्ट में दर्ज थे? पूरब जी ने मेरा एक्सप्रेशन देखकर गहरी सांस ली। कहने लगे, सोनिया, जो कुछ तुमने देखा और समझा वो हकीकत का सिर्फ एक रुख था। मैंने बेचैनी से कहा, तो फिर असली हकीकत क्या है? उन्होंने कहा कि ये सब लोग वो हैं जिन्हें उनके घर वाले मार देना चाहते थे। ये लवारिस लोग हैं, समाज के जुल्म से भागकर यहाँ पनाह लेने के लिए आए हैं, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। ये तुम्हारे जैसे ही लोग हैं जिनको उनके अपने ही ठुकरा देते हैं और जिनके पास कोई सहारा नहीं होता। मैंने चौंक कर कहा, क्या? हैरानी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। पूरब जी ने एक दीवार की तरफ इशारा किया जहां एक चार्ट पर कुछ लोगों के नाम ऐड थे। ये वही नाम थे जो मैंने फाइल में देखे थे। ये वही लड़कियां और औरतें हैं जिन्हें गैरत के नाम पर मरने से बचाया गया। मैंने कहा, तो फिर वो बेड के नीचे खून से सनी हुई चादर किसकी थी? पूरब जी ने एक मिनट के लिए मुझे गौर से देखा और कहने लगे, वो एक लड़की हमारे पास बड़ी जख्मी हालत में आई थी जिसको मैंने बचाया था। मैंने उसका ट्रीटमेंट घर में ही किया था, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ एक सीबीआई पुलिस ऑफिसर भी हूँ जो ऐसी औरतों और लड़कियों की तलाश करता हूँ जो बेसहारा हों, जिन्हें मदद की ज़रूरत हो, और मैं उन्हें अपने घर में लेकर आ जाता हूँ। इन लोगों के लिए मैंने ये सेफ जगह बनाई हुई है ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। मेरी बहन ने इस राज को कई सालों से छुपाया हुआ है। हम लोग चाहें तो उनके रिश्तेदारों को सज़ा दिलवा सकते हैं, लेकिन सज़ा दिलवाने से कुछ नहीं होगा। वो लोग फिर भी इन्हें दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये लोग दोबारा से वापस इस दुनिया में जाएंगी तो उनके रिश्तेदार फिर से इन्हें तंग करेंगे। इस समाज के लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमारा हर तरह से लोगों से मिलना जुलना होता है। और रही शमशान घाट की बात, तो मैं शमशान घाट में ड्यूटी करने के लिए गया था और मेरे सभी साथी मेरी इस काम में मदद करते हैं। तुम प्लीज़ ये बात कभी किसी को मत बताना। इसलिए हमने शुरू से ही कह दिया था कि तुम हमारे घर से बाहर नहीं निकलोगी तो ज़रूर लोगों को कुछ न कुछ बताओगी, और हम नहीं चाहते कि बाहर के लोगों को इन लोगों के बारे में कुछ भी पता चले। ये लोग यहाँ बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं इन लोगों के लिए ही पैसा कमाता हूँ। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं और मेरी बहन मिलकर ऐसे लोगों की समाज सेवा करते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। पूरब जी की बातें सुनकर मेरी तो दुनिया ही उल्टी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझ जैसे बेसहारा लोगों को भी इस तरह से सहारा देते हैं। पूरब जी ने कहा कि मेरी बहन ने तुम्हें बचाया था। मेरी बहन ने तुम्हें पहले ही नज़र में अपना मान लिया था। वो तुम्हें इन लोगों के साथ रखना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि तुम घर में उसके साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी बहन के दिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी। हम दोनों भाई बहन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बचपन में हम दोनों भाई बहन भी अपनी मासी के पास ही रहते थे और हमारी मासी ने भी हमें एक दिन अकेला छोड़ दिया था। पूरब जी ये कहकर शर्मिंदा हो गए थे। शर्मिंदगी तो मुझे भी हो रही थी, क्योंकि मैंने इतने अच्छे लोगों पर शक किया था। इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो गलत नहीं था, बस मेरे देखने का अंदाज गलत था। अब मुझे यकीन हो गया था कि हम जैसा देखते हैं हर बार सब कुछ सच वही नहीं होता। कभी कभी सच्चाई को जानबूझकर छुपाया जाता है। मैं खुश थी कि मैं जो यही समझती थी कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता था कि मैं यहाँ से अच्छी जगह कहीं जा ही नहीं सकती थी। मैं पूरब जी और साक्षी की बहुत शुक्रगुजार थी। मैंने उन लोगों से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी और उनसे वादा किया था कि मैं भी आपके साथ सोशल वर्कर बनकर काम करूंगी। ऐसे लोगों को तलाश करूंगी जो बेसहारा होते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। आज इस हादसे को 7 साल हो गए और मैं अभी भी वहीं पर रहती हूँ और खामोशी से समाज सेवा कर रही हूँ।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।